नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान देशवासियों को संबोधित किया। 114वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी यात्रा को 10 साल हो चुके हैं। यह कार्यक्रम विजयादशमी के दिन शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे समाज में सामूहिकता की भावना के साथ जो भी काम हो रहा हो, उन्हें मन की बात के द्वारा सम्मान मिलता है। जब मैं मन की बात के लिए आई चिट्ठियों को पढ़ता हूं तो पता चलता है कि हमारे देश में कितने प्रतिभावान लोग हैं। उनमें देश और समाज की सेवा करने का कितना जज्बा है। तो ये आप देख रहे हैं जहां श्रोता इस कार्यक्रम में कितनी बड़ी संख्या में मन की बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और कमोवेश प्रधानमंत्री मोदी रेगुलरली ही मन की बात करते हैं और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, और उसी का अगला संस्करण भी अब आ चुका है। हरियाणा चुनाव प्रचार में अब सीएम योगी नजर आए। उन्होंने फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा में रैली की। उन्होंने कहा कि जो लोग 370 को कोसते थे वो आज हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं। चुनाव प्रचार में जम्मू कश्मीर गया था। वहां एयरपोर्ट के अंदर से एक सज्जन की राम राम की आवाज आई। परिचय न होने के कारण मैंने देखा नहीं, फिर आवाज आई, योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी थे। मुझे लग गया कि यह धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुख से राम राम निकल रहा है। बीजेपी मजबूत होगी तो एक दिन भारत की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा करते दिखाई देंगे। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार करे निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं। मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड में अपनी नियत कार्यक्रम के तहत मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा पाठ किया। मंदिर आने से पहले मंदिर प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जब तक मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में मौजूद रहे तब तक आम लोगों को मंदिर में प्रवेश करने पर उनके लिए रोक लगा दी गई थी। मंदिर परिसर में भजनलाल शर्मा को देखकर श्रद्धालुओं ने जय जय राजस्थान का नारा लगाया। जय जय राजस्थान का नारा के सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने रुककर लोगों का अभिवादन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड स्थित देवघर पहुंचे और वहां बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा पाठ भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित
संकल्प में बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जो सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया है यह चरणबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। विशेष सर्वेक्षण संबंधित जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पदाधिकारियों द्वारा शिविर लगाकर सर्वे कार्य से संबंधित लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इस दौरान भूधारकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भूधारकों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अधिक समय दिया जाए ताकि कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों में लंबित म्यूटेशन और परिमार्जन के मामलों का तेजी से अभियान स्वरूप निष्पादन सुनिश्चित कराया जाए ताकि भूधारकों को समुचित डॉक्यूमेंट्स मिल सके। बिहार के एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से नड्डा सीधे सप्तमूर्ति पहुंचे। माल्यार्पण करने के बाद बीजेपी कार्यालय भी गए। पार्टी के सांसद और विधायकों के साथ तकरीबन 45 मिनट तक प्रदेश कार्यालय में बैठक की। मीटिंग के बाद सांसद और विधायकों ने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा हुई है। कैसे बिहार में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों की माने तो 4 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बिहार के 25 लाख लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह देश भर के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा फिलहाल पार्टी की ओर से जारी नहीं किया गया है। बिहार में पार्टी को 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस साल 2024 के फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करने वाले अमेठी की गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। सपा विधायक ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं कोई भी काम खुल के करता हूं। जो विधायक क्षेत्र में काम करता है उसकी सत्ता से नजदीकियां होती हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लेबनान और गाजा के शहीदों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए रविवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान को रद्द कर दिया है। उन्होंने लेबनान में आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के प्रति भी अपनी एकजुटता दिखाई है। आपको बता दें कि नसरल्लाह शुक्रवार को इजरायल द्वारा हवाई हमले में मारा गया था। हिजबुल्लाह ने शनिवार को नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की थी। इससे पहले इजरायली सेना ने घोषणा की थी कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज अपना प्रचार अभियान रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी फलस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़ी है। मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख की घड़ी में फलस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। वहीं आतंकवादियों के द्वारा हत्या के खिलाफ आज जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। नवी मुंबई से सटे मुंब्रा जाने के लिए आप सील फटा, जिससे सील रोड तक जाता है, अगर गुजरते हैं तो अवैध इमारतों की भरमार है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ जमीन MIDC और फॉरेस्ट की है, जहां पर भूमाफिया गिद्ध नजर गड़ाए हैं। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, पर आगे की बात सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे, यह सोचकर कि भूखंड का जो श्रीखंड कौन कौन खाए और तमाम सरकारी महकमे में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी की अवैध इमारत बनने पर नजर क्यों नहीं पड़ी, जबकि इसी मार्ग से MIDC के कई अधिकारी कर्मचारी सुबह शाम गुजरते हैं।
माननीय मुंबई में हर एक इंसान का सपना होता है कि उसका आशियाना का घर हो। हालांकि यही सपना अवैध बिल्डर इसका फायदा उठाते हैं और घर देने के नाम पर अवैध बिल्डिंग बनाकर उन्हें बेचा जाता है। हालांकि वो घर से भी बेघर होते हैं और उनकी मेहनती कमाई भी चली जाती है। 2013 में ऐसे हादसा हुआ था मुमरा में, जिसमें 74 लोग मर गए थे अवैध बिल्डिंग को लेकर। सेम उसी जगह पर फिर से अवैध इमारत का काम शुरू है। अबू बकर बिल्डिंग जो नाम है, जो MIDC की जमीन पे बनी है। जानते हैं कि क्या क्या बिल्डिंग का किस तरह से बनाया जा रहा है और क्या क्या अवैध है जो इन्होंने कंप्लेन किया है। आपने कंप्लेन किया है बिल्डिंग पे, क्या क्या मामला है उसका? किया 2013 की, तो 2013 में जब इतने लोग 74 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, तो सरकार ने उस चीज से क्या सबक लिया? हालांकि जहां पर ये इमारत गिरी थी उससे ठीक नजदीक एक दूसरी इमारत खड़ी कर दी गई है और सबसे ताजुब की बात यह है कि उसका स्लैब 10-10 दिन में ठोका जा रहा है। तो जिस इमारत के 10 दिन में स्लैब ठोके जाएंगे तो आने वाले समय में वो कितना पक्का होगा आप समझ सकते हैं कि मामूली सा धरती भी हिल गया तो इमारत गिर जाएगी और एक बार फिर सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती है। यही चीज को देखकर महसूस करके मैंने तमाम सरकारी विभाग में पत्र व्यवहार किया हूं ताकि सरकार की नींद फूटे और लोग हलाक होने के पहले उन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो जमीन है फॉरेस्ट की जमीन है, MIDC की जमीन है और इन पर इमारत खड़ी कर दी गई है। और ये इकलौता इमारत नहीं है, मुमरा सील फाटा पे आप जाएंगे तो और भी कई इमारत है जो MIDC की जमीन पर इमारत खड़ी कर दी गई। तो मैं सरकार को चाहता हूं और तमाम सरकारी भी, फॉरेस्ट हो गया, MIDC हो गया, इनको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के अवैध जो इमारत सरकारी जमीन पर बन रही है उस पर लगाम लगे और उनके मंसूबे जो करोड़ों कमाने की है, लोगों को ठगने की है, वो पूरी ना हो सके। 2013 के हादसे में आज भी जो पीड़ित हैं न्याय के लिए अभी भी भटक रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला है। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वहीं दूसरी जगह पे ये फिर से इमारत बनाया जा रहा है ताकि जो और लोग हैं फिर से इसके शिकार ना हो। इसके लिए सरकार को समय रहते ही एक्शन लेना चाहिए। कैमरा के साथ सभी सोनी, AP न्यूज मुंबई। महाकाल मंदिर 4 नंबर गेट के सामने दीवार ढहने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर अतिक्रमण मुहिम चलाई गई और बड़े गणेश के आसपास करीब 100 अतिक्रमण हटाए गए। नगर पालिका, पुलिस प्रशासन साथ में संयुक्त रूप से यह कार्रवाई करते हुए महाकालेश्वर मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर के पास स्थित गली से लेकर कहारवाड़ी चौराहा तक गुमटिया, हाथ ठेले, फूल प्रसाद वालों को हटाने की कार्रवाई की गई ताकि मार्ग से निकलने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से समस्या का सामना ना करना पड़े और आवागमन सुगम हो सके। कार्रवाई से पहले नगर निगम रिमूवल ग्रुप द्वारा अनाउंसमेंट करते हुए इस सर्वे के संबंधित लोगों को सूचित किया गया कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा सख्ती बरती जाएगी और कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं बहराइच के फकरपुर इलाके में 10 सितंबर 2021 को हुए चर्चित ततेहरा हत्याकांड में महिला एवं उसके 3 बच्चों की हत्या करने वाली महिला के प्रेमी समेत 9 युवकों को न्यायालय ने आज फांसी की सजा सुनाई। आपको बता दें कि फकरपुर के तेलियन पूर्वा निवासी ननकू और सलमान रोजगार के सिलसिले में मुंबई गए थे, जहां पर मैरी कात्यान नाम की महिला और ननकू के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ। इस बीच शादी करने के इरादे से महिला मैरी कात्यायन ने अपना रूम 4 लाख में बेचकर पैसा ननकू के हाथ में दे दिया और शादी का दबाव बनाने लगी। महिला द्वारा काफी दिनों से शादी का दबाव बनाने की बात पर ननकू तैयार हुआ और महिला को मुंबई से बहराइच लेकर आया और शादी करने की बात कही। ननकू और सलमान ने मैरी कात्यायन और उसके 3 बच्चों को मुंबई से बहराइच लेकर आए और फकरपुर के पास बसंतपुर में मौका देखकर चारों की हत्या कर दी और शव को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इस जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने काफी मेहनत के बाद खुलासा किया और आखिरकार 4 वर्षों के बाद महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी। और अब खबर महाराजगंज के निचलौल से है, जहां प्रसव के दौरान एक जच्चा की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। निचलौल CHC पर स्टाफ नर्स साधना सुषमा की मौजूदगी में यह डिलीवरी कराई जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान नर्सों ने लापरवाही बरती और जच्चा की तबीयत खराब होने के बाद दोनों स्टाफ नर्स मौके से गायब हो गई। देखते ही देखते जच्चा की मौत हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
जानकारी के अनुसार महाराजगंज के सड़कहवा निवासी मृत्युंजय की पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है, प्रसव के लिए निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई थी। डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और फिर मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, परिजनों ने बताया कि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था। नर्स से कहा गया कि आप रेफ़र कर दीजिए, ज़िले में लेके चले जाएंगे, लेकिन नर्स ने इनकी बात नहीं सुनी और कहा कि नॉर्मल तरीके से प्रसव हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे सबकी सांसें रुक गई, तबीयत बिगड़ी और महिला की मौत हो गई और इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। हालांकि तब तक नर्स फरार हो चुकी थी। देश की राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली के नांगलोई इलाके में शराब तस्कर ने कांस्टेबल को अपनी कार से कुचलकर मार डाला। वारदात को अंजाम देकर शराब तस्कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नांगलोई इलाके में शनिवार देर रात तलाशी अभियान के दौरान रुकने का इशारा करने पर शराब तस्कर ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को कार से जोरदार टक्कर मार दी और उसे 10 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। गंभीर रूप से घायल हुए सिपाही संदीप को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी फरार है। घटना देर रात की है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां से जांच शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के एक ऑर्थो के डॉक्टर ने पार्किंग में खड़ी कार के अंदर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना अस्पताल के अन्य डॉक्टरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि डॉक्टर ने अपने हाथ में न्यूवेक इंजेक्शन लगाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मौत के सही वजहों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस इस जांच में प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला समझ रही है। लखनऊ में ब्लाइंड मर्डर केस के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दरअसल 23 सितंबर को थाना इंदिरा नगर के कुकरैल जंगल में एक शव मिला था। 16 सितंबर को परिवार वालों ने थाना हसनगंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इन्होंने अनोखे अंदाज में हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपियों की अरेस्ट के साथ ही पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। थाना हसनगंज पुलिस और डीसीपी मध्य की सर्विलांस टीम ने आरोपियों को अरेस्ट किया है। रायबरेली में बीते 4 सालों से लगातार खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा नुनैरा के इकलौते समाज सेवी अंजनी कुमार कुशवाहा तहसील स्तर से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि समाज सेवी का कहना है कि ग्राम सभा नुनेरा में लाखों और करोड़ों का घोटाला हुआ है, क्योंकि पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से योजनाओं में बंदरबाट किया गया है। 28 लाख रुपए के घपले की बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताई है कि 28 लाख रुपए की बजट में यह बनाया गया था पंचायत भवन, जो अब पूरी तरह जर्जर है, यानी यह गबन है। घटिया सामग्री का इसमें यूज हुआ था और पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। पूरे नुनेरा की यही स्थिति है, बद से बदतर हालात है। आखिरकार ग्राम सभा नुनेरा की जांच में क्यों देरी की जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन में ट्रेन डिरेल करने की कोशिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ट्रैक पर भारी भरकम पिलर रखा गया था और इसकी सूचना लोको पायलट द्वारा कंट्रोल रूम को दी गई। पायलट ने ट्रैक पर खतरा देखते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। सूचना पर पहुंची आरपीएफ द्वारा ट्रैक से पिलर हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया। फिलहाल पुलिस ने रेल पथ निरीक्षक की तहरीर पर कबरई थाने में एक नाबालिग किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। बोकारो स्टील के कर्मचारियों ने बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ बोकारो के बैनर तले मशाल जुलूस निकालकर
बोकारो स्टील प्रबंधन और एनजेसीएस नेताओं को चेतावनी देने का काम किया। कर्मचारियों ने कहा कि एनजेसीएस नेता को किसी भी पॉलिसी की कोई जानकारी नहीं है, जिस कारण वह बोनस ये लोग कर्मचारियों को बिना किसी आधार पर अपनी सहमति व्यक्त करवाते हुए करते हैं, जबकि प्रोडक्शन और मुनाफे के मुताबिक हम लोगों को बोनस की राशि मिलनी चाहिए। हम लोग इस बार 1,87,300 रुपये से कम बोनस स्वीकार नहीं करेंगे। अगर प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं अब बात अलीगढ़ की, जहां रास्ते में लौट रहे एक ही परिवार के 9 लोगों पर एक स्कॉर्पियो कार से दुर्घटना हुई और खाई में यह गाड़ी पलट गई, जिसमें कार में सवार एक बच्चा, 4 महिलाएं और 4 पुरुषों समेत कुल 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस को इस मामले में सूचना दी गई, लेकिन करीब पौन घंटे के बाद एम्बुलेंस वहां पर पहुंची। नोएडा से एटा वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल मलखान पहुंचाया गया है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बाहर रेफर किया है। वहीं मादक पदार्थ की बिक्री करने के सिलसिले में एक पति और पत्नी को तातारपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भागलपुर में चल रहे अवैध नशीली पदार्थ को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया और नशे का कारोबार करने वाले पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि भागलपुर के थाना क्षेत्र के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के शहादत हुसैन लेन में छापेमारी की। अवैध नशीली दवाएं, इंजेक्शन और एक देसी कट्टा के साथ एयरगन और 27,000 रुपए के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों पति पत्नी मादक पदार्थ की बिक्री करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।